नेपाल में सियासी हलचल तेज। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। विपक्ष ने बनाया इस्तीफे का दबाव। नेपाल संसद में चल रहा बजट सत्र स्थगित किया गया। इस्तीफे की अटकलों के बीच नेपाली पीएम ओली ने अपने निवास पर कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक की, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए संसद के बजट सत्र को रद्द करने का फैसला लिया गया। ओली को डर है कि अगर संसद का सत्र चला तो उनके ऊपर इस्तीफे को लेकर और दबाव बढ़ेगा। केपी ओली सरकार पर आए संकट के बीच चीन ने नेपाल में अपनी खुफिया एजेंसी की मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन के जासूस कोरोना में मदद के नाम पर नेपाल में आना शुरू हो गए हैं। ये जासूस नेपाल में भारत का प्रभाव कम करने में लगे हुए हैं। चीन के साथ ही पाकिस्तान भी नेपाल में आईएसआई एजेंट्स की संख्या बढ़ाने में जुटा है। गलवान घाटी में चीन पीछे हटने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक चीन शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार है। साथ ही पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा जारी रहेगी। हालांकि 6 जून की पहली बैठक में भी पीछे हटने पर सहमति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक लंबा खिंच सकता है तनाव। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में चीन के मोबाइल ऐप्स को बैन किए जाने के केंद्र सरकार के कदम को चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। हमने देश के लोगों के डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के ऐप्स पर बैन लगाया है। भारत में चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगने के बाद चीन बौखला गया है और नियम कानूनों की दुहाई देने लगा है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इन प्रतिबंधों से संबंधों में खटास आएगी। चीन ने कहा कि वो उम्मीद करता है कि चीन की कंपनियों के खिलाफ भेदभाव भरे कदमों पर भारत पुनर्विचार करेगा। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना शुरू की है। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत मित्र देशों से समुद्री सहयोग बढ़ाया जा रहा है। चीन को कठोर संदेश देने के लिए भारत मलक्का स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भी तैनात कर सकता है। इसी रास्ते से चीन का 70% व्यापार होता है। अमेरिका ने भारत में चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के फैसले को सही बताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के फैसले को संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी कहा है। कुछ सेनेटर्स ने भी चीन के ऐप पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया है। चीन के खिलाफ भारत के कड़े रुख की अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने भी तारीफ की है। निकी हेली ने कहा है कि भारत ने बिना डरे चीन के 59 ऐप बंद कर दिए। इससे साबित हो रहा है कि भारत अब चीन की दबंगई को किसी भी हालत में सहन करने को तैयार नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हांगकांग का मुद्दा उठाकर चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने कहा है कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, इसलिए हमारी नजर हांगकांग पर है। चीन से सीमा विवाद के बीच कल लद्दाख नहीं जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जल्द ही दौरे की नई तारीख तय की जाएगी। देश में हाईवे निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ऐसे किसी भी साझा उद्यम को सड़क निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की कंपनी हिस्सेदार। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन में बने सामानों को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। यूपी के पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम और राज्य के निर्माण निगम के काम में चीन के किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह जानकारी दी है। सरकारी संचार कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ने भी 4G अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी। अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगी। रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए चीन की कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। रेलवे की कंपनी रेल टेल ने पिछले महीने 800 AI आधारित निगरानी कैमरे के लिए पहल की थी। गलवान घाटी में हिंसा और उसके बाद चीन सरकार के रुख के बाद ये कदम उठाया गया है। चीन के सामान के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम को देश का साथ। मंगलवार रात 9 बजे से अब तक 35 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। आप भी मेड इन इंडिया मुहिम से जुड़िए। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को तैनात किया है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 सैनिकों की तैनाती की है। उत्तरी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने 2 डिवीजन को तैनात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने फैसला चीन के 59 ऐप्स बैन करने के बाद लिया है। प्रधानमंत्री 2015 में जब चीन गए थे उस वक्त वीबो पर अकाउंट बनाया था। वीबो पर पीएम मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। इनमें से ज्यादातर चीन के लोग थे।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 28 नए चेहरों को मिला मंत्री पद। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार को आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को आज श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ के एडीजी जुल्फिकार हसन ने कहा कि मारे गए आतंकियों के पास से 60 गोलियां और 2 खाली मैगजीन मिली है। तमिलनाडु के टुटिकोरिन में पिता पुत्र की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर बड़ी कार्रवाई। आरोपी दारोगा को गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीसीआईडी ने 6 आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दारोगा की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपी पुलिस वालों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। कोरोना संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। देश में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ा। बीते 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 434 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,04,441 पहुंची। 3,59,000 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। आज रात 8 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार कोरोना पर चर्चा की जाएगी। 1 जुलाई को सर्व समिति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें दुनिया के देशों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों से अपील की है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। प्लाज्मा देने में 45 से 60 मिनट लगते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए 1031 नंबर पर फोन किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एम्स के साथ मिलकर कोविड-19 ऐप बनाया है। ये प्लाज्मा डोनर को कोरोना के क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेगा और जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा लिया जा सकेगा। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी अब तक सबसे असरदार मानी जा रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक और आइसोलेशन सेंटर तैयार हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने सेंटर में 500 बेड हैं। ये कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से एयर कंडीशनड होगा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुंबई के सभी कंटेनमेंट जोन में धारा 144 लगा दी गई है। मुंबई पुलिस के इस आदेश के बाद रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। आवश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। कोरोना पर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने बीते 2 दिन में 5,800 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया है। ये सभी गाड़ियां कोविड-19 के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना के माता चिंतपूर्णी मंदिर में इस बार श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मेले के साथ ही दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी लगा दी है। जिला उपायुक्त ने कहा है कि पिछले महीने जिले में कोरोना के 69 नए मामले आए हैं। ऐसे में जोखिम नहीं लिया जा सकता। तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम समेत दूसरे मंदिरों को दोबारा खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक श्रद्धालुओं को मास्क के साथ ही मंदिरों में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। मंदिर में प्रसाद वितरण करने और नारियल फूल चढ़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका में हुई ताजा स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस से हृदय को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई रोगियों की भी जांच की गई जिन्हें पहले से हृदय की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कोरोना के असर से इनके दिल की मांसपेशियों में सूजन आ गई। उदयपुर में कोरोना संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 22 उदयपुर में रहने वाले स्थानीय लोग हैं, जबकि 9 लोग राजस्थान के दूसरे इलाकों से आए हुए प्रवासी हैं। इसके साथ ही उदयपुर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 734 हो गई है। कर्नाटक के बेलारी में कैमरे में रिकॉर्ड हुई प्रशासन की संवेदनहीनता। कोरोना संक्रमित शवों से बदसलूकी के बाद अब दावणगेरे और यादगीर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर में पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारी शवों को घसीटकर गड्ढे में डाल रहे हैं। तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। 3 महीने पहले कॉल हाउस की मरम्मत शुरू कर दी गई थी। ये बंगला गांधी परिवार की करीबी शीला कौल का है। अगस्त के आखिर या सितंबर महीने की शुरुआत में संसद के मॉनसून सत्र की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सत्र को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया है। मॉनसून सत्र के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक दूरी का पालन करना है।
रेलवे में निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इन्हीं 12 क्लस्टर में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से संदेशा ग्रुप बैंक फ्रॉड मामले में आज तीसरी बार पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस मामले में पहली बार 27 जून को और 30 जून को अहमद पटेल से पूछताछ की थी। फिलहाल अपने देश नहीं जा सकेंगे विदेशी तबलीगी जमाती। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा, जब तक भारत के किसी भी राज्य में जमातियों पर दर्ज मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो अपने देश वापस नहीं जा सकेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई तक मामले की सुनवाई टाल दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस ने निर्देशक संजय लीला भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया है। फिल्म रामलीला में पहले सुशांत सिंह को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन बाद में रणवीर सिंह को फिल्म में लीड एक्टर बनाया गया। पुलिस जानना चाहती है कि क्या इसके लिए यशराज फिल्म्स की तरफ से कोई दबाव आया था। यूपी के ललितपुर में लगातार तीसरी बार पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला बोला है। कृषि विभाग के मुताबिक करीब 2 किलोमीटर लंबा टिड्डियों का झुंड जिले में आया है। दमकल विभाग ने दवाओं का छिड़काव कर बड़ी संख्या में टिड्डियों का प्रबंधन किया है, लेकिन अब भी लाखों टिड्डियां खेतों और पेड़ों पर जमी हुई हैं। बिहार के सासाराम में पिकनिक मनाने गए 2 युवक पानी की तेज धार में फंस गए। मौके पर पुलिस पहुंची और कई घंटे की कोशिश के बाद इन दोनों को निकाला गया। झरने में अचानक उफान की वजह से ये परेशानी हुई। बिहार के पूर्णिया में एक डॉल्फिन मछुआरे के जाल में फंस गई। स्थानीय लोगों ने डॉल्फिन को जाल से छुड़ाया और नदी में वापस छोड़ा। उत्तर बिहार की सभी नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के कोटा में 7 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया है। यह अजगर एक खरगोश का शिकार करते करते गांव में पहुंच गया था। स्थानीय लोगों ने एक्सपर्ट को बुलाया और फिर इस पर काबू पाया जा सका। वन विभाग ने अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ा। राजस्थान के बीकानेर में उठे रेत के बवंडर से शहर भर में रेत फैल गई। थोड़ी देर के लिए हर तरफ अंधेरा छा गया। धीरे धीरे ये तूफान शांत हुआ और लोगों ने चैन की सांस ली। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 12 घंटे में एक नवजात बच्ची को उसके मां बाप के पास पहुंचा दिया। ये बच्ची सरकारी अस्पताल से चोरी हो गई थी। पुलिस इस मामले में 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी मिली है। दंतेवाड़ा में एक साथ 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 4 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। मुख्य धारा में शामिल होने वाले इन नक्सलियों पर आगजनी और लूटपाट के कई आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस के सामने भी पीड़ितों को नहीं छोड़ा। बीच बचाव के लिए आए कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। मारपीट के बाद हमलावर भाग निकले। इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने के फैसले का पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। सरकार के सहयोगी परवेज इलाही ने मंदिर निर्माण को इस्लाम विरोधी बताया है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है, इसलिए यहां पर मंदिर न बने। 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। 76% लोगों ने समर्थन किया। रूस के संविधान में संशोधन के लिए जनमत संग्रह अभियान पूरा कर लिया गया है। हालांकि रूस का विपक्ष इस वोटिंग को गलत बता रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों ने इकट्ठा होकर पुतिन के संविधान संशोधन और चुनाव का विरोध किया है।